गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट प्रथम इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के इतिहास के तहत हमारा पिछला वीडियो मौर्य साम्राज्य और विशेष तौर से चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में था। आज का हमारा ये वीडियो मौर्य प्रशासन के संबंध में पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के स्रोत, मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मंडलीय प्रशासन और उसके नीचे कितनी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उन सब के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य प्रशासन के स्रोत क्या क्या थे। सर्वप्रथम कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन उपलब्ध करवाता है। मौर्यों के उच्च अधिकारी तंत्र, जिसे तीर्थ भी कहा जाता था, मंत्री परिषद, मंत्री, सम्राट के कार्य इत्यादि के संबंध में हमें ये अर्थशास्त्र जानकारी देता है। मैगस्थनीज की इंडिका हमें पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था एवं उच्च अधिकारियों के नाम, जैसे कि आहार के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहना इत्यादि की जानकारी हमें मैगस्थनीज की इंडिका प्रदान करती है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगे हुए अशोक के अभिलेख हमें मौर्यों की प्रशासनिक नीति, अधिकारियों के कर्तव्य एवं मौर्यों की धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी प्रकाश डालते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें ये बताता है किस प्रकार मौर्य शासक जो है जनहितकारी थे। कृषि की उन्नति के लिए, किसानों को जल उपलब्ध करवाने के लिए, खेती के लिए उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और उसके टूट जाने पर अशोक के काल में उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख हमें मौर्यों की कल्याणकारी व्यवस्था के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। सर्वप्रथम देखते हैं केंद्रीय शासन मौर्यों का। केंद्रीय शासन की धुरी सम्राट होता था। सम्राट के साथ देवत्व जुड़ा हुआ नहीं था, यानी वो अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। कौटिल्य ने शासक को धर्म प्रवर्तक अर्थात कानून बनाने वाला कहा है और राजा की आज्ञा को सर्वोपरि कानून माना है। मैगस्थनीज ने बताया है कि चंद्रगुप्त के चारों ओर अंगरक्षिकाएँ सुरक्षा हेतु नियुक्त थी और वह प्रत्येक समय प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए उपस्थित रहता था और उनका त्वरित समाधान करता था। यहाँ तक कि जब वह व्यायाम कर रहा होता था तब भी वो जनता की शिकायतें सुनने में संलग्न रहता था। यानी राजा न्याय का प्रमुख था, न्यायाधीश था, सारी कार्यपालिका शक्ति उसी में थी, कानून बनाने वाला भी वही था। यानी शासन की सर्वोच्च धुरी सम्राट था। सारा शासन उसके इर्द गिर्द घुमा करता था। उसे शासन में सहायता देने के लिए मंत्रिण नामक एक छोटी, जिसे हम आजकल किचन कैबिनेट कहते हैं, 4-5 मंत्रियों की एक समिति, कमेटी हुआ करती थी, जो कि महत्वपूर्ण अधिकारी में युवराज, सेनापति, प्रधानमंत्री, पुरोहित इत्यादि 4-5 लोग सम्मिलित होते थे। मंत्री ने अति महत्वपूर्ण कार्यों में राजा को सलाह देती थी। इसके बाद मंत्री परिषद होती थी, जो कि मंत्री से बड़ी होती थी। कभी कभी इसमें 500 सदस्य भी होते थे। उसका कार्यक्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था और राजकीय निर्णयों को लागू करवाना मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य हुआ करता था। जहां मंत्रिण के अधिकारियों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, वहां मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिला करता था। इसी से इनकी महत्ता और संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं। केंद्रीय शासन के तीसरे जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ये तृतीय श्रेणी के अधिकारी थे।
जिनका वेतन 1000 पर्ण वार्षिक हुआ करता था, ये भी शासन संचालन में राजा को सहायता दिया करते थे। इसके नीचे तीर्थ नामक 18 अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें महामात्र भी कहते थे। विभिन्न विभाग इनके अधीन होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। अगली स्लाइड में मैंने इन अधिकारियों के नाम इंसर्ट किए हैं, जिसमें पहला जो अधिकारी था वो मंत्री या पुरोहित था। दूसरा अधिकारी समाहर्ता था, तो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। कर इकट्ठा करना इसका प्रमुख कार्य था। तीसरा अधिकारी सनिधाता था, जिसे हम आजकल ट्रेजर या कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, जो खजाने की निगरानी उसका हिसाब किताब रखता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। नायक युद्ध में सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक राजकीय उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी था। व्यापारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल सैन्य अधिकारी था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंध करने वाला अधिकारी था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था। प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी था। दोवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी था। आंत्रवेशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का मुख्य अधिकारी था। आठवीक वन विभाग का हेड था, मुखिया था। ये सभी अधिकारी उच्च श्रेणी के थे, जिन्हें अर्थशास्त्र में तीर्थ की संज्ञा दी गई है और इनकी संख्या 18 बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय शासन को प्रांतों में विभक्त किया गया था और प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। यहाँ का जो शासन चलाता था उसे राष्ट्रीय कुमार, राज्यपाल, वायसराय इत्यादि कहा जाता था। युवराज भी अधिकांशतः प्रांतों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। अशोक स्वयं तक्षशिला का प्रबंधक या राज्यपाल रहा था। अशोक ने ये नियम बनाया था कि तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैन में केवल राजकुमारों को ही राज्यपाल बनाया जाएगा। सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को, अशोक ने यवन दुशास्त्र को राज्यपाल नियुक्त किया था। वह अपनी योग्यता के कारण ही राज्यपाल पद तक पहुँचे थे। अशोक ने कुमारों को प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने प्रांतों में प्रादेशिक दौरे पर जाने का निर्देश दिया था। उसने प्रांतीय अधिकारियों के स्थानांतरण की परंपरा भी बनाई थी और स्वयं वह आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा प्रांतीय प्रशासन की जांच करता था। प्रांत 5 थे, जिसमें पहला प्रांत उत्तरापथ था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तीसरा प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली या धौली थी। चौथा प्राच्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और 5वां प्रांत दक्षिणापथ कहा जाता था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। इन प्रांतों को मंडल या संभागों में बांटा गया था और मंडल का प्रधान अधिकारी प्रादेशिक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसी प्रादेशिक को प्रतिष्ठा भी कहा गया है। यह अपने कार्य के लिए समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडलों की भी अपनी
राजधानियाँ हुआ करती थी। मंडलों को पुनः विषय या आहार में बांटा गया था, जिसको हम जिले के समान इकाई मान सकते हैं। इसका प्रमुख आहारपति होता था। मेगस्थनीज ने इसी आहार के अधिकारी को एग्रोनोमाई की संज्ञा दी है। सड़कों का निर्माण करना इस एग्रोनोमाई का प्रमुख कार्य हुआ करता था। आहार से नीचे की इकाई स्थानीय थी। स्थानीय 800 ग्रामों का एक समूह हुआ करता था। स्थानीय के नीचे द्रोणमुख नामक इकाई थी, यानी 2 द्रोणमुख को बना करके एक स्थानीय का निर्माण होता था। यानी हम कह सकते हैं कि एक द्रोणमुख में लगभग 400 ग्राम होते थे, क्योंकि स्थानीय में 800 ग्राम हुआ करते थे। तो 400 ग्राम का एक द्रोणमुख और 2 द्रोणमुख से मिला करके एक स्थानीय बना करता था। द्रोणमुख से नीचे की जो प्रशासकीय इकाई थी उसे खारवटिक कहा जाता था। खारवटिक 200 ग्रामों का एक समूह था। खारवटिक से नीचे की जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई, उसे संग्रहण कहा जाता था, जिसमें 10 ग्राम सम्मिलित होते थे। और प्रशासन की जो सबसे नीचे की इकाई या प्राथमिक इकाई जो होती थी उसे ग्राम कहा जाता था। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप होता था, जो कि जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम के शासन का प्रमुख ग्रामणी होता था, जो कि अवैतनिक होता था। ग्राम का शासन चलाने के लिए ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, जिन्हें ग्राम वृद्ध परिषद कहा जाता था, और यही गांव के शासन के लिए उत्तरदायी हुआ करती थी। ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों को मैंने इस स्लाइड में दिया है। इसके अलावा मौर्य काल में कुछ और अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे पुलिसानी ये जनसंपर्क अधिकारी था, जो जनता की इच्छा से राजा को अवगत कराता था। प्रतिवेदिक सम्राट को जनता के विषय में सूचना देने वाले संवाददाता या रिपोर्टर थे। अंत महामात्र यह जंगली जातियों में धर्म प्रचारार्थ हेतु नियुक्त किए जाते थे। चोर रज्जुक, चोरों को पकड़ने वाला ग्रामीण अधिकारी चोर रज्जुक कहलाता था। युक्त अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों दोनों में इस युक्त का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। स्त्रियाध्यक्ष अंतःपुर से संबंधित विभागों पर नियंत्रण रखता था। ब्रजभूमिक पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी ब्रजभूमि कहलाता था। रज्जुक यह प्रारंभ में केवल भू राजस्व से जुड़े हुए अधिकारी थे। अशोक के 26वें वर्ष में रज्जुक को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। रज्जुक का उल्लेख अशोक के 4थे स्तंभलेख में हमें प्राप्त होता है। अशोक के समय यह जनपद का न्यायाधीश था। इनकी नियुक्ति लाखों लोगों के ऊपर ग्रामीण जल कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। नगर व्यावहारिक, यह नगर का न्यायाधीश था, जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यावहारिक कहा गया है। इस अधिकारी का उल्लेख हमें प्रथम कलिंग अभिलेख में मिलता है। तो इस प्रकार यह मौर्यों के शासन के अधिकारी थे। इसके अलावा भी कई प्रकार के और अध्यक्षों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि शीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। पणियाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष मापतोल का प्रमुख हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का प्रमुख था और सिक्के ढालने का कार्य यही करता था। रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक अधिकारी हुआ करता था। विविताध्यक्ष
चारागाह भूमि का अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख था। मानाध्यक्ष दूरी एवं समय के साधनों से संबंधित अधिकारी था। उपाध्यक्ष वन एवं उसकी संपदा का प्रमुख था। सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रमुख हुआ करता था। आकाराध्यक्ष खान विभाग का प्रमुख था। अक्षपटलाध्यक्ष यह महालेखाकार था और हिसाब किताब रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था, जिसकी तुलना हम वर्तमान में केग कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, भारत सरकार का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उससे हम कर सकते हैं। सभी विभागों को इसके सामने अपना हिसाब प्रस्तुत करना होता था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख अधिकारी था। जैसा कि मौर्य काल में जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था। कौटिल्य का कहना था कि सभी मंत्री अपने विभाग का एक साथ हिसाब दे और प्रशासन में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। तो इस प्रकार केंद्रीय शासन के उच्च अधिकारी और प्रांतीय अधिकारी, इसके साथ ही जो प्रशासनिक विभाजन था राज्य का, उसके संबंध में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। अगले वीडियो में हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के जो शेष बिंदु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।